तो बुलेटिन की शुरुआत संसद के मॉनसून सत्र के साथ, क्योंकि कोविड-19 के हमले के बाद संसद का ये पहला अधिवेशन है। कोरोना ने जिस तरह से आम जिंदगी को बदल कर रख दिया है, इससे संसद भी अछूता नहीं है, क्योंकि तमाम एहतियातों और उपायों के बीच संसद सत्र का आगाज हो चुका है। तो सुबह ही संसद सत्र का आगाज हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। उसमें उन्होंने तमाम जवानों के जज्बे का जिक्र किया और साथ ही कोरोना काल में किस तरीके से सावधान रहना है, इस पर भी कई बातें कही। कोरोना के साए में संसद का ये मॉनसून सत्र, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक तमाम सावधानियां बरतनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनना हो, ये सभी चीजें हम पिछले 6 महीने से करते आए हैं और आगे भी हमें ये जारी रखना होगा। लेकिन कोरोना के चलते शनिवार और रविवार को भी सत्र चलेगा। इसके साथ ही कई अहम फैसले इस सत्र में लिए जाएंगे। आपको बता दें, कई ऐसे बिल हैं जो पेंडिंग हैं, जिन्हें पारित किया जाना है और कई विषयों पर गहन चर्चा इस मॉनसून सत्र में हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं, स्पीकर ओम बिरला मास्क के साथ, तमाम सांसद मास्क के साथ, और ये कोरोना काल का पहला सत्र है संसद का, जिसे लेकर तमाम एहतियात और तैयारियां बरती गई। विशेष वातावरण में ये संसद सत्र का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र अपने संबोधन में किया और कहा कि कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। देश के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, लेकिन यहां पर हमें अपनी कार्रवाई जारी रखनी है। भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी ने, जिन्हें हम आदर से प्रणब दाबी के नाम से संबोधित करते हैं, देश में वर्तमान युग के महानतम राजनेताओं में से एक थे। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उच्च सदन के सदस्य बने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मूल भावना के उपासक थे। वे एक प्रभावी वक्ता, कुशल प्रशासक और सफल राजनेता थे। संसदीय परंपराओं और इतिहास के संबंध में उनका ज्ञान और अनुभव अद्वितीय था। विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र सेवा का उनका 5 दशकों से भी अधिक का अनुभव रहा। वे एक लोकप्रिय नेता थे जो अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वता, राजनीतिक कौशल के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे। प्रत्येक राजनीतिक दल में उनका सम्मान और आदर था। सदन में होने वाली बहसों को वे बहुत महत्व देते थे। संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने विधायी भाषण के दौरान उन्होंने सभी पार्टियों के विशिष्ट वक्ताओं का नाम लेकर कहा था कि उनके भाषणों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम किया। उनका विचार था कि भारत का संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए मैग्ना कार्टा के समान है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने देश के राजनीतिक घटनाक्रमों का अवलोकन ही नहीं किया, बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई। कालांतर में अपने दीर्घ अनुभवों, विशद ज्ञान को उन्होंने पुस्तक के माध्यम से हमारे साथ साझा किया। ये पुस्तकें वर्तमान भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के दस्तावेज हैं। लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को लेकर साझा किए गए उनके विचार आने वाले समय में हमें मार्गदर्शन करेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी का निधन नई दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने साथी श्री एच बसंत कुमार और विख्यात गायक पंडित जसराज तथा 13 पूर्व संसद सदस्यों की दुखद
मृत्यु के बारे में भी सूचित करना है। श्री एच बसंत कुमार तमिलनाडु के कन्याकुमारी संसदीय क्षेत्र में वर्तमान सदस्य थे। श्री एच बसंत कुमार रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य, इससे पूर्व वह 2 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एच बसंत कुमार का निधन तमिलनाडु के चेन्नई में 28 अगस्त 2020 को 70 वर्ष की आयु में हुआ। पंडित जसराज जी एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और भारत में लब्ध प्रतिष्ठित सांस्कृतिक दूतों में से एक थे। पंडित जसराज ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपने स्वर के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पंडित जसराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 1990 में पद्म भूषण, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। साथ तो स्पीकर ओम बिरला का सुन रहे थे आप, जो कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद कर रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन इस बीच जब संसद सत्र का आगाज हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। श्री अजीत जोगी जी का निधन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पी नामग्याल 7वीं, 8वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो 8वीं लोकसभा के दौरान भूतल, परिवहन और संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री तथा रसायन, पेट्रो रसायन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। वह प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पहले वो 3 कार्यकाल के लिए पूर्व जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य थे तथा उन्होंने वर्ष 2007 में परिषद के कार्यवाहक सभापति के रूप में भी कार्य किया। श्री पी नामग्याल का निधन लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह में 1 जून 2020 को 82 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पारसनाथ यादव 12वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह सरकारी उपकरणों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री यादव
उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा इससे पूर्व 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वह उत्तर प्रदेश सरकार में लोक उद्यम, अतिरिक्त ऊर्जा सेवा मंत्री तथा शिक्षा मंत्री थे। श्री पारसनाथ यादव का निधन उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 12 जून 2020 को 71 वर्ष की आयु में हुआ। श्री माधव राव पाटिल 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो महाराष्ट्र के नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री माधवराव पाटिल वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री माधवराव पाटिल का निधन महाराष्ट्र के नासिक में 14 जून 2020 को 80 वर्ष की आयु में हुआ। श्री हरिभाव माधव जावले 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह सामाजिक न्याय, अधिकारिता संबंधी समिति, जल संसाधन समिति और रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व श्री जावले वर्ष 1999 से 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। श्री हरिभाव माधव जावले का निधन महाराष्ट्र के मुंबई में 16 जून 2020 को 66 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती सरोज दुबे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1991 से 1996 तक 10वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह वर्ष 1998 से 2004 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती दुबे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, पर्यावरण और वन संबंधी समिति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति की सदस्य भी थी। श्रीमती सरोज दुबे का निधन नई दिल्ली में 21 जून 2020 को 81 वर्ष की आयु में हुआ। श्री लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन थे तथा 15वीं लोकसभा के सदस्य भी थे। वह प्राक्कलन समिति, रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व श्री लालजी टंडन वर्ष 2018 में बिहार के राज्यपाल रहे। श्री टंडन 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे तथा 3 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री लालजी टंडन वर्ष 1997 संसद सत्र के आगाज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर और साथ ही चीन पर जिस तरीके का विवाद है उसे लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे सेना के जवानों के पीछे
देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, इस बार के संसद सत्र में और आमतौर पर कोरोना काल से पहले जिस तरीके से संसद सत्र होता था, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं कोरोना के मद्देनजर? पहली बार ऐसा होगा कि दोनों सदनों के सदस्य दोनों सदनों में बैठेंगे। वैसे तो दोनों सदनों के सदस्य दोनों सदनों में बैठते थे, लेकिन अब एक दूसरे के सदन में बैठने की इजाजत होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है। लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदन में बैठेंगे और राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदन में भी बैठेंगे। यानी कुल मिलाकर दोनों सदनों में सदस्यों को दोनों सदनों में बैठना पड़ेगा। और इसके अलावा जो ऊपर गैलरीज हैं, गैलरीज में भी सदस्यों के बैठने का इंतजाम किया गया है। तो ये सारी चीजें, फेस शील्ड लगाकर जाना पड़ेगा, मास्क लगाकर जाना है। लेकिन मास्क का अच्छा इस्तेमाल सदस्यों ने किया है, उस पर नारे लिखकर लाते हैं। यानी बाकी टाइम पिछले सदन के सत्र तक जैसे नारेबाजी में और इन सारी चीज़ों में समय बर्बाद होता था, अब लेकिन बहुत सारे सदस्यों ने नारे लिखकर जो मास्क लेकर आते हैं, तो उसमें एक तो अपना बचाव भी है और दूसरा सरकार पर आक्रमण भी करना है या सरकार को अपनी बात बतानी है, तो उसके लिए वो मास्क पर नारे लिखकर ला रहे हैं। तो एक नई परंपरा, नई परिपाटी शुरू हो रही है। ऐसे में दो पालियों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो पालियों में दोनों सदन बैठक करेंगे। यानी आज चूंकि पहला दिन है, इसलिए लोकसभा पहली पाली में बैठ रही है, लेकिन कल से राज्यसभा पहली पाली में बैठेगी और लोकसभा दूसरी पाली में बैठेगी। राज्यसभा में आज जो दूसरी पाली में पहली बैठक होगी, उसमें तो उपसभापति के चुनाव को लेकर गहमा गहमी है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा में आज से विधायी कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन बाकी दोनों सदनों में विधायी कार्य। संजय, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे इस वक्त विपक्ष घेरना चाहता है सरकार को, लेकिन सबसे अहम मुद्दा एलएसी को लेकर लग रहा है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है कांग्रेस ने। ऐसा लगता है कि एलएसी को लेकर अब सरकार को घेरने की तैयारी है इस बार के सत्र में। जी हाँ, बिल्कुल। जहां कोरोना पर सदन चर्चा करेगा, वहीं एलएसी को लेकर पहले ही विपक्षी सदस्यों ने नोटिस दे दिए हैं। वो उस पर स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे काम छोड़कर पहले एलएसी के मुद्दे पर सदन चर्चा करे। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब चीन से सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद पहली बार सदन का सत्र बैठ रहा है, तो ऐसे में संसद सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है और उम्मीद की जा रही कि कल से गहमा गहमी शुरू हो जाएगी और इन सारे मुद्दों पर सदन खुलकर चर्चा कर सकेगा। पहले भी हमने देखा है संजय, किस तरीके से लगातार राहुल गांधी आक्रामक रहे अपने ट्वीट के जरिए, और हमने देखा है कि बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा है, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसद सत्र के आगाज से पहले, लेकिन इस बीच आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंबई की, जहां पर आकर सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ अलख जगाने के बाद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज सुबह वापस अपने गृह शहर मनाली के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन मुंबई छोड़ने से पहले एक बार फिर उन्होंने पीओके का जिक्र कर डाला। ट्वीट कर उन्होंने अपने बयान को सही ठहराने की कोशिश की। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि भरे हुए दिल से और मन से मुंबई छोड़ रही हूं, यहां पूरे समय लगातार हमले और गालियों की बौछार की वजह से आतंकित रही। मेरे दफ्तर तोड़ने के बाद घर तोड़ने की कोशिश की गई। कंगना ने अपने पीओके वाले बयान पर डटे रहने का संकेत दिया। कहा जो कुछ हुआ उसे देखते हुए पीओके वाला बयान सही था। इससे पहले कंगना सुबह 7:30 बजे अपने खास स्थित घर से रवाना हुई। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली भी मौजूद थी। सड़क पर सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं था, लिहाजा 15 मिनट में वो एयरपोर्ट पहुंच गई। कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा हासिल नहीं है। एयरपोर्ट पर कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर कर दिए गए थे। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। कंगना का क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज पंकज? देखिए, मुंबई से तो वो चली गई हैं, चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई हैं, उसके बाद वो मनाली के लिए निकलेंगी। लेकिन जहां एक तरफ दिलचस्प बात तो ये है, जहां एक तरफ शिवसेना नेता संजय राउत ने ये कहा कि अब वो इस मामले पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उस पर उनकी निगाह बनी रहेगी। लेकिन जाते जाते भी कंगना रनावत ने मानो ये फैसला ले लिया है कि वो इस कंट्रोवर्शियल इश्यू को अभी भी भूलने वाली नहीं है। जैसे ही एयरक्राफ्ट के अंदर बैठी
उन्होंने ट्वीट कर दिया और मानो जो उनकी पीओके की एनालॉजी थी, यानी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था मुंबई को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से तुलना करने का, मानो उन्होंने उसको जस्टिफाई भी कर दिया है। अब इधर सामना में एडिटोरियल में यह लिखकर आया है कि भाजपा शासित कई राज्यों में भी इससे पहले कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिस पर शायद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर आ सकते थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत मुंबई को निशाना बनाया गया और राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, इन सब से अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने के लिए ये मुद्दे भुनाए जा रहे हैं। एक एक्ट्रेस ने मुंबई के बारे में, मुंबई पुलिस के बारे में कमेंट किया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। जानकारी आपसे लेंगे। चंडीगढ़ के रवाना हो चुकी हैं कंगना रनौत। सुबह लगभग 7:30 बजे वो अपने घर से निकली, लेकिन इस बीच 5 तस्वीरें आपके सामने कि कैसे कंगना बीते दिनों खबरों में छाई रही, क्योंकि लगातार वो अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर मुखर थी। उनका ये कहना था कि चाहे कितनी भी ज्यादती उनके साथ की जाए, वो मुंबई आती रहेंगी और उन्हें कोई नहीं डरा सकता। हालांकि तस्वीरें आप सुबह की भी देख सकते हैं किस तरीके से कंगना का काफिला रवाना हुआ। हालांकि 15 मिनट में ही वो एयरपोर्ट पहुंच गई, क्योंकि सुबह ट्रैफिक नहीं था। उनकी बहन रंगोली भी उनके साथ थी। कल हमने देखा था वो महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अपनी स्थिति के बारे में वो गवर्नर को अवगत कराना चाहती है। तो रिया का बात अब करेंगे। रिया और बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में पकड़े गए 7 ड्रग पेडलर्स को आज एसीएमएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिन लोगों की पेशी है उनके नाम करमजीत सिंह, आनंद उर्फ केजे, ड्वेन फर्नांडिस, संकेत पटेल, अंकुश अरंजेंका, संदीप गुप्ता, आफ्ताब फतेह अंसारी और क्रिस कोस्टा हैं। बॉलीवुड हस्तियों को ड्रग सप्लाई करने वाले केजे की डिस्ट्रीब्यूशन टीम का हिस्सा हैं। ये तमाम ड्रग पेडलर्स हैं जिनके नाम अभी हमने आपको बताए। ये ड्रग्स मंडली जिनसे अब एनसीबी जांच कर रही है, इनसे पूछताछ की जाएगी। और हाई प्रोफाइल लोगों का ड्रग सप्लायर संकेत से ड्रग्स खरीदना था, और साथ ही ड्रग्स सप्लायर, ऑटो रिक्शा सप्लायर, किस तरीके से एक दूसरे से तार इनके जुड़े हुए थे ये हम आपको दिखा रहे हैं। शौविक का साथी सुशांत के लिए ड्रग सप्लाई करता था। हाई प्रोफाइल लोगों का ड्रग्स सप्लायर संकेत से ड्रग्स खरीदता था। अनुज केसवानी और केजे के नेटवर्क का यह हिस्सा था। ये तमाम लोग इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिन पर अब एनसीबी शिकंजा कस चुका है। तो दिल्ली दंगे की बात करेंगे, जहां पर इस केस की एडिशनल चार्जशीट को लेकर बवाल खत्म नहीं हुआ है। कल उमर खालिद की गिरफ्तारी ने इस मामले को और तूल दे दिया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया। उमर खालिद की गिरफ्तारी यूएपीए एक्ट के तहत की गई है। पुलिस ने उमर खालिद को पूछताछ के लिए तलब किया था। इसी साल फरवरी में दिल्ली के दामन पर लगा था दंगे का दाग। तभी से जारी है 53 हत्याओं और 581 घायलों के गुनहगारों की तलाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली दंगा केस में अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां कर चुकी हैं, लेकिन बीती रात दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया एक नामचीन चेहरा। वो शख्स जो देशद्रोह के केस का भी आरोपी रहा है, नाम है उमर खालिद। जी हां, दिल्ली दंगा केस में अब हुई है उमर खालिद की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की है उमर खालिद की गिरफ्तारी। यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया उमर खालिद। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप का कार्यकर्ता उमर खालिद जेएनयू का पूर्व छात्र है। दिल्ली पुलिस ने दंगे पर कोर्ट में पेश की अपनी एडिशनल चार्जशीट में भी उमर खालिद का जिक्र किया था। दिल्ली दंगा केस में गिरफ्तार की गई पिंजरा तोड़ की 3 महिला सदस्यों ने लिया था उमर खालिद का नाम। जेएनयू और जामिया मिलिया से जुड़ी पिंजरा तोड़ की 3 छात्राओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा के मुताबिक उमर खालिद ने उन्हें दंगे के लिए उकसाया और भीड़ को लामबंद करने का काम किया था। आरोपी इन 3 छात्राओं के इस अहम कबूलनामे के बाद
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कल उमर खालिद को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। दिल्ली दंगे पर घंटों पूछताछ के बाद उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस का शक पुख्ता हो चला और उसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया। इसकी जानकारी उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने भी ट्वीट करके दी। हालांकि दिल्ली दंगे में इससे पहले दिल्ली पुलिस की एडिशनल चार्जशीट का जमकर मखौल उड़ा। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों के कबूलनामे की बिना पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद के नाम का जिक्र दिल्ली दंगे से जुड़ी चार्जशीट में किया था। कोई ठोस आधार नहीं होने पर जब सवाल उठे तो दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा, ये सभी दंगे के आरोपी नहीं हैं, सिर्फ इनके नाम का जिक्र है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली दंगे में पुलिस ने उमर खालिद की गिरफ्तारी सिर्फ जिक्र के लिए की है या उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास है कोई ठोस सबूत। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, आज तक। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या वाकई दिल्ली पुलिस के पास उमर खालिद के खिलाफ सबूत है या फिर ये महज एक कार्रवाई ताकि ये जताया जा सके कि हाँ, दिल्ली दंगे में जो सबसे बड़ा आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, 6 मार्च को एक एफआईआर दर्ज की गई थी क्राइम ब्रांच की तरफ से, जो एफआईआर नंबर 59 है। उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने स्पेशल सेल को दी थी और स्पेशल सेल उसका जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसमें स्पेशल सेल का कहना है कि जो तमाम जो स्पीचेस थी, जब सीए एनआरसी की जब लगातार जब जगह जगह प्रदर्शन चल रहे थे तो उसमें 17 फरवरी को एक स्पेसिफिक स्पीच थी जो अमरावती में थी, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लिया गया था और कहा गया था कि जब वो आए तो सड़कों पर जगह जगह रास्ता रोकना है, प्रदर्शन करना है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का कहना है कि कई सारी उनकी मीटिंग्स के बारे में जानकारी मिली है जो 8 जनवरी को हुई थी शाहीन बाग इलाके में, और भी पुलिस का कहना है कि उनके पास इंफॉर्मेशन जुटी है। इसके पहले भी उमर खालिद से पूछताछ हो चुकी है, फ़ोन सीज कर लिया गया था और अब तकरीबन 11 घंटे, शनिवार को पहले नोटिस दिया गया, रविवार को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया। 11 घंटे लगातार लंबी पूछताछ चली और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पुलिस सोर्सेज का कहना है, इन तमाम जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उनके पास आए हैं उसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी चीज़, जो मोबाइल सीज किया गया उसके आधार पर मूवमेंट की जानकारी ली गई और ये देखा गया कि किन किन लोगों से संपर्क में था उमर खालिद, किन किन लोगों से बातचीत कर रहा था। और जो तमाम गिरफ्तारियां अब तक इस दिल्ली राइट्स में हुए थे उसमें जो पूछताछ हुई है, तो पूछताछ में जो नाम आए हैं, पूछताछ में जो उमर खालिद का रोल निकल के आया है, उसके बाद उसकी जानकारी जुटाई गई, सारे ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार आज वैशाली जिले में उनके पैतृक गांव पानापुर पहीनी में किया जाएगा। उन्होंने रविवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव समेत तमाम नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बिहार की मौजूदा सियासत में समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा रघुवंश बाबू का अवसान ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे भरना आसान नहीं है। दिल्ली से हवाई जहाज में उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया गया, जहां कौटिल्य नगर स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत तमाम मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जो आता है उसको जाना है, तो सबको मालूम है, लेकिन इस तरह के व्यक्ति जिन्होंने निरंतर सेवा की है और अपना काम किया है, तो ऐसे व्यक्ति के जाने से सब लोगों को काफी दुख होता है। हम सब लोग भी दुखी हैं और इस स्थिति में अपनी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते। रघुवंश बाबू 32 साल तक लालू की लालटेन को बिहार में न सिर्फ थामे रहे बल्कि समाजवाद की सियासत को लगातार धार देते रहे।
लेकिन आखिरी दिनों में एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा लालू ने मंजूर नहीं किया था। तेजस्वी यादव ने पटना में उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। आरजेडी के कार्यकर्ता चाहते थे कि उनके पार्थिव शरीर को आरजेडी के कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाए, लेकिन घर वालों ने इसका विरोध किया। 10 सितंबर को रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद लगातार ये आरजेडी पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने उनकी उपेक्षा की और विडंबना देखिए कि वो जिस एम्स के बेड से उन्होंने इस्तीफा लिखा था वहीं उनका निधन भी हो गया। रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार वैशाली जिले के पैतृक गांव पानापुर पहेमी में राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा। उनका अंतिम सफर पटना से शुरू होकर हाजीपुर होते हुए वैशाली गढ़ तक पहुंचेगा, जहां पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 74 साल के रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म 6 जून 1946 को हुआ था और 13 सितंबर को उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। सुजीत झा, पटना, आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं बिहार से ही। चित्रा, विडंबना देखिए, एक पार्थिव शरीर पर सियासत हो रही है, उसे किस दफ्तर ले जाया जाए इस पर बहस की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी दफ्तर उनको नहीं ले जाया जाएगा। उनके परिजनों ने साफ कर दिया क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं थी अब पार्टी में रहने की। बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार की ओर से लगातार इस बात को स्पष्ट किया गया है, यही कारण रहा कि आरजेडी दफ्तर नहीं ले जाकर बीती रात एयरपोर्ट से पहले विधानसभा पहुंचा। वहां पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद सीधे नेहा उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया गया, जहां पर कल रात मेरी मौजूदगी थी। तेजस्वी यादव और आरजेडी के कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम वहां पर था, जो अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी से भले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लालू यादव ने उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था और यकीनन जिस तरह से पूरा जीवन उन्होंने खपा दिया आरजेडी में, आरजेडी के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति। इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है वो अलग, लेकिन आज जो पार्थिव शरीर जिसकी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, दरअसल इस व्यक्ति को इस रूप में जाना जाना चाहिए। देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना नरेगा की जब शुरुआत हुई थी 2004 में, इसका जिम्मा इनको बतौर मंत्री रहते हुए सौंपा गया था और उसके बाद से लगातार इसमें वो लगे रहे। एक और बात जिसका जिक्र मैं जल्दी से नेहा आपके सामने करना चाहूंगी, रात भर जग कर इन्होंने इस पर काम किया। जब अधिकारी उनसे पूछते थे कि आप खाना कब खाएंगे, सो जाइए, थक गए होंगे, तबियत खराब हो सकती है, तो वो कहते थे कि 4 रोटी मेरे तकिए के नीचे रख दीजिए, मैं खाकर रात में सो जाऊंगा। तो इस तरह से रघुवंश बाबू थे और उनकी पहचान ऐसी ही होनी चाहिए। हालांकि एक जुड़ाव रहा है बिहार के लोगों का, क्योंकि गरीबों को आवाज देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। गणित के बड़े महारथी वो माने जाते थे। हर सामाजिक आर्थिक मुद्दे पर उनकी काफी ज्यादा पकड़ रहती थी, लेकिन ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उनके निधन के बाद बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा इस तमाम जानकारी के लिए आपका।